गुड मॉर्निंग। सिट डाउन एवरीबॉडी। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का है ना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, हम लोग को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, फर्स्ट चैप्टर है ना। अगर बुक है तो आप लोग निकाल लीजिए, अन्यथा इधर भी देखते रहिएगा, है ना। चलिए हम लोग को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। कल पढ़ाई हुआ था, उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद का अर्थ जानेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। क्या होता है? देश के प्रति प्रेम, है ना। हम लोग राष्ट्रभक्ति कहते हैं ना, तो वही है जिसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, है ना, कुछ कर जाने की, कुछ कर ठानने की जिज्ञासा है, वही होता है राष्ट्रवाद। उसी के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, एकता की भावना, जो एक समुदाय समान संस्कृति, भाषा, इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विकसित होती है ना। जिसको हम अभी अपने भाषा में बताए हैं, उसी तरह से राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा, एकता की भावना, जो एक समुदाय समान संस्कृति, भाषा, इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यह विकसित होती है। ठीक है, आगे ये जो है परिभाषा की विवरण। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा, विकास और एकता के लिए प्रेरित होते हैं, है ना। जब भी हम लोग देखते हैं, अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो उसमें देखते हैं सारे कहीं कहीं जो झंडा फहराए जाते हैं सैनिक कैंप में, वहाँ सैनिक लोग अपना पराक्रम दिखाता है, अपना जो है अपना शक्ति को दिखाता है। वहाँ पे किस तरह से सीमा पर, बॉर्डर पे जो है ना सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी मतलब के अंदर अगर राष्ट्र का प्रति ज़्यादा भावना देखना है तो किसके प्रति है? सबसे ज़्यादा सैनिक के अंदर होता है कि नहीं, जो बॉर्डर पे हमारे देश का सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो राष्ट्रवाद एक राजनैतिक विचारधारा है जिसमें नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना रक्षा, विकास और एकता के लिए प्रेरित होते हैं। यह भावना समाज के लोगों को, है ना, साझा पहचान, समान संस्कृति, भाषा और मूल्यों के आधार पर जोड़ती है तथा देश के हितों को सर्वोपरि मानते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले हमारा देश है कि नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि हम बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम इंडियन हैं। क्या है? हम भारतीय हैं, उसके बाद ही कुछ हैं। हमारा देश जो है सर्वोपरि है कि नहीं। सबसे पहले हमारा देश है, हमारे देश के प्रति प्रेम ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, राष्ट्रभक्ति ज़्यादा होना चाहिए। हमारे देश से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रवाद के अनुयायी अपने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वयंता को बढ़ावा देते हैं, है कि नहीं। हमारे देश की जो स्वतंत्रता है, संस्कृति है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। हम लोग को ये जो है स्वतंत्रता और संस्कृति कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, है ना। और अपने देश के प्रति जो है प्रेम बना करके रखना चाहिए, है ना। उसके बाद में प्रमुख तत्व, पहचान क्या है? राष्ट्र के
प्रति साझा पहचान का विकास, उसके बाद में एकता, विभिन्न समुदायों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता का निर्माण। एकता का मतलब क्या होता है कि जो जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे, जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे क्या होनी चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, है ना। मिलजुल कर रहने पर ही सबकी भलाई है ना। अगर हम लोग मान लो कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग पढ़े होंगे, एकता में क्या होती है, बल होती है। हम लोग को सबको मिलकर व्यवहार कर रहने चाहिए, है कि नहीं, ना कि झगड़ कर। तो एकता जो है विभिन्न समुदायों को क्या करके रखती है, जोड़ करके राष्ट्रीय एकता का निर्माण करता है ना। उसके बाद में वफादारी, ये जो है देश के प्रति निष्ठता और समर्पण का भाव है, वफादारी, है कि नहीं। उसके बाद में स्वायत्तता, ये जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भावना। उसके बाद में इस प्रकार राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है और भावना है जो लोगों को उनके देश के प्रति गौरव और समर्पण से जोड़ती है और राष्ट्र की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रेरित करती है ना। उसके बाद में ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस की 1789 ईस्वी में क्रांति एवं नेपोलियन के विजय ने दिया। ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जो है फ्रांस की कितने में, 1789 में, है ना, क्रांति एवं नेपोलियन की विजय ने दिया। ठीक है। अगर आप लोग जो है जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय कॉपी और पेन हमेशा तैयार रखेंगे। अगर इस तरह से टॉपिक जो भी अगर आप लोग को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो इस तरह से नोट्स बना करके उसको जो है राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, ताकि इससे जो है ना आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्ट्रांग होते रहेंगे और मजबूत होता रहेगा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में अगले बार से ध्यान रखिएगा आप लोग। 1857 की क्रांति, 1857 नहीं, फ्रांस की क्रांति 1793, इसका परिणाम क्या हुआ था, फ्रांस के बुर्बो राजवंश का तानाशाह शासक कौन था, लोए 16वां। क्या नाम था उसका, लोए 16वां। एवं उनकी पत्नी को सन 1793 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई एवं तानाशाही राज्य को के राष्ट्र पर राष्ट्र की स्थापना हो गई, है ना। फ्रांस के जो बुर्बो राजवंश का तानाशाह शासक था उसका नाम क्या था, लुई 16वां। और उनकी जो पत्नी थी उनको जो है कब फांसी दे दिया गया, 1793 में। और तानाशाही राज्य के स्थान पर राष्ट्र की स्थापना की गई। नए संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया, है ना। सबका अधिकार सामान्य होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, सबको बराबर हक मिलने चाहिए, है कि नहीं। किसी के लिए अलग व्यवस्था और किसी के लिए अलग व्यवस्था, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसा दिया गया, समानता का अधिकार सबको है कि नहीं। देखते हैं जब चुनाव होता है, चुनाव होगा तो वहां समानता का बोध होता है, समानता का भाव देखा जाता है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति हैं, वो पहले गए हैं, पहले लाइन में लगे हैं तो वोट पहले वहीं गिराएंगे। अगर कोई छोटे जा करके उनसे छोटे हैं वो पीछे जा रहे हैं तो पीछे लाइन में लग करके वोट डालते हैं। उसके बाद में मान लो कि अगर कोई अमीर व्यक्ति और एक नौकर है उसका, अगर पहले जा करके नौकर, उस घर के नौकर अगर लाइन में पहले लगा हो और मालिक बाद में जाता हो, तो ऐसा नहीं है कि नौकर वो ये नहीं कर सकता कि आप मालिक जा करके पहले ही वोट डाल दीजिए, ऐसा नहीं। अगर मालिक पीछे आए हैं तो पीछे वोट डालेंगे। ठीक है, यही होता है समानता, वहाँ सब बराबर हैं। और देखिएगा वहाँ पढ़े लिखे भी वोट डालते हैं, अनपढ़ गंवार भी वोट डालते हैं, है ना। स्त्री पुरुष दोनों वोट डालते हैं, है कि नहीं। जिसका उम्र 18 के पार है वो वोट डाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लेडीज है तो इसको वोट नहीं डालने देंगे,
ये पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको वोट नहीं डालने देंगे, ऐसा नहीं है। वोट डालने में देखा जाता है समानता, वहाँ सबका हक क्या है, बराबर है ना। आपके स्कूलों में देखो समान समान हक दिया गया है कि नहीं। जब भी आप लोग जाते हैं तो एक साथ एक बेंच पे बैठते हैं, है ना, सबको खाना खिलाया जाता है, एक साथ बैठा के खिलाया जाता है कि नहीं। तो वहाँ समानता, ये समानता देखने को मिलता है। तो संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है। राजशाही झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा को अपनाया गया, है ना। एक चीज हम लोग को पढ़ना है आगे चल करके, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र जो है, राजाशाही जो है, ये इसमें क्या होता है, राजा का शासन होता है। किसका शासन होता है, राजा का। उसमें राजन शासन करता है। उस अगर वो राजा मरता है तो उसके घर का ही व्यक्ति कोई राजा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता उसको चुन करके राजा बनाता है। कितने साल के लिए, 5 साल के, है ना। वो अगर अच्छा से काम करा तो फिर जनता अगर उसको लाइक करती है, पसंद करती है, तो फिर जो है चुन करके उसको सिंहासन पे बैठाता है। अन्यथा अगर उससे प्रजा खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, तो उसको हटाकर दूसरे को ला देता है कि नहीं। तो ये होता है लोकतंत्र, उसमें जनता का शासन होता है ना। लेकिन राजशाही में राजा का शासन होता है कि नहीं। ये राजा जो है अपने मन से किसी तरह शासन करेगा, है ना। उसके अंदर हम बना रहेगा कि हम किसी तरह शासन करें, फिर राजा मेरे ही घर का कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनेगा, है कि नहीं। लेकिन लोकतंत्र में अगर हम लोग किसी को चुन कर भेजते हैं तो उसके अंदर ये डर बना रहता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर अगली बार मुझे मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो है राजशाही झंडा के स्थान पर जो है ना राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा को अपनाया गया, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लुई सुलाहवा का फोटो है। उसके बाद में ये लुई सुलाहवा की पत्नी है जिसकी मौत हो जाती है 1793 में, फांसी दे दिया जाता है। और ये फ्रांस का जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है ना। ये फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जिस तरह से हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3 कलर है, इसमें भी 3 कलर है कि नहीं। तो ये फ्रांस का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद में इसका कारण क्या था, सबसे पहले कर में वृद्धि। कर का मतलब होता है टैक्स, क्या होता है, टैक्स, है ना। तो इसमें जो है मतलब बढ़ा दिया गया, बढ़ोतरी कर दिया गया। उसके बाद में असमान कानून व्यवस्था, है ना, वहाँ क्या कर दिया गया, असमान कानून व्यवस्था जब होगा तो लोगों में उथल पुथल होगा ही। सबके लिए समान कानून होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, है ना। उसके बाद में नागरिकों के सुरक्षा का अभाव। सबसे पहले कोई भी देश है तो वहाँ का जनता जो है सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन वहाँ की जो जनता है, नागरिक है, वही जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, है कि नहीं। तो ये जो है नागरिकों के सुरक्षा का अभाव था वहाँ, विशेष बल। उसके बाद में संप्रभुता, राज्य में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। ये जो है संप्रभुता जो है राज्य, ये राष्ट्र में निहित होती है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना राज्य का कर्तव्य होता है कि नहीं। ये जो है राज्य का सबसे पहला अपना कर्तव्य है, राज्य की जो नागरिक है उस राज्य की, उसकी सबसे पहले रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता, ऐसा जो है, और उसके बाद में समान अधिकार देना, है कि नहीं। यहाँ देखते हैं राज्य में, यहाँ सारे धर्म जो है, अपने बिहार को देख लो, सारे धर्म बराबर हैं कि नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, है ना, ईसाई हो, सारे धर्म क्या है, बराबर है ना। क्या ऐसा है किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, किसी का वैल्यू कम कर दिया गया है। यहाँ जो है अपने धर्म को सब कोई मान सकता है ना। अपने धर्म का प्रचार प्रसार सब कोई कर सकता है कि नहीं। सबका धर्म जो है बराबर है कि नहीं, सबका प्रचार जो है अपना कर सकता है। उसके बाद में नागरिकों की जो स्वतंत्रता की रक्षा करना, उसके बाद में समान अधिकार देना,
और राज्य का एक कर्तव्य होता है, सबसे पहला कर्तव्य होता है। उसके बाद में क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। सबसे पहले हम लोग का क्या है, क्षेत्रीय भाषा सबसे पहले डेवलप होता है। कोई भी अगर बच्चा है, देखिएगा जब जन्म लेता है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब बड़ा होता है तो अपने पहले जो है मदर टंग में बोलता है ना। पानी को मम कहता है, क्या कहता है, मम। उसको पानी पता ही नहीं है कि पानी को हम लोग पानी कहते हैं, है कि नहीं। वो पहले मम कहता है कि मुझे प्यास लगा है। वो अपने भाषा में कहता है मुझे मम चाहिए, है कि नहीं, टूटी फूटी भाषा में। फिर जो है कुछ और बड़ा होता है, फिर स्कूल में आता है तब उसको सिखाया जाता है जो तुम बाबू कह रहे हो ये मम है, ये मम नहीं ये पानी है। तब उसको समझ में आता है कि अच्छा ये वही चीज है जिसको हम अभी तक मम समझ रहे थे, उसी को पानी कहा जाता है। और जब इंग्लिश वाले सर आएंगे तो वो बताएंगे नहीं, ये पानी जो कह रहे हो इसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो सबसे पहले उसको किस भाषा का ज्ञान होता है, क्षेत्रीय भाषा का, है ना। तो ये क्या कर दिया गया, क्षेत्रीय भाषा के स्थान पे कौन सा भाषा ला दिया गया, फ्रेंच भाषा, है ना। तो इसको जो है क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। आयात निर्यात का मतलब क्या समझते हैं, एक जो है अगर मेरे देश में कोई चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है और वो हमारे देश की जनता को या मतलब ज़रूरत है हमारे देश की, तो वो दूसरे देश से जो हमारे देश में आता है उसको क्या कहा जाता है, आयात, ठीक है। और अपने देश से दूसरे देश में जो भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है। तो आयात और निर्यात में आप लोग जो हैं कंफ्यूजन नहीं ना होगा आप लोगों को, है ना। दूसरे देश में लिख देते हैं, दूसरे देश में भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्यात। और दूसरे देशों से अपने देश में आता है ना। दूसरे देश से अपने देश में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात। क्या कहते हैं, आयात। तो ये जो है आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, है ना। अभी भी जो है जो भी अगर कारोबार है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है ना। देखते होइएगा जब जाते हैं टोल प्लाजा रहता है, जब कोई आप लोग सफ़र करते होंगे दूरी हाईवे पे बस से या कार से, तो वहाँ पे टोल टैक्स लिया जाता है। वो जो है टोल का जो है टैक्स कर लिया जाता है। उसी तरह आयात निर्यात जब भी अपने देश से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो वहाँ शुल्क लगता है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया, आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में क्रांतिकारियों की घोषणा क्या क्या थी, देखिए। फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। वो वहाँ का जो भी शासक था, है ना, तो वो क्रूर पूर्वक जो शासन कर रहे थे, तो वहाँ की जो क्रांतिकारी लोग थे उनको जो है क्या किया, मतलब फ्रांसीसी जो राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को वहाँ निरंकुश शासन से क्या कराए, मुक्त कराए, है ना। जो निरंकुश शासन है उसको जो है हटाए। उसके बाद में इसका जो है घोषणा का परिणाम क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर दी, है ना। वहाँ का जो क्रांतिकारी लोग थे वो फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में जो निरंकुशवाद के जो शासक था उसके प्रति जो है ये लोग क्या किए, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर दी। उसके बाद में अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में छात्र, माध्यम शिक्षित वर्ग निरंकुशवाद के विरुद्ध संगठित होने लगे। जब भी देखते होइएगा अगर कोई मतलब जनता के प्रति अगर कोई भी नियम या कानून बनता है तो जनता उसको नहीं चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या समझता है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। देखिएगा जब आंदोलन शुरू हो जाता है तो उसमें छात्र लोग भी शामिल हो जाते हैं।
तो उसी तरह से इस यूरोपीय जो है, यूरोपीय राष्ट्रों में सबसे पहले छात्र, मध्यम शिक्षित वर्ग, है ना, उसमें मध्यम शिक्षित वर्ग भी आ गए, छात्र भी आ गए, निरंकुशवाद के विरुद्ध संगठित होने लगे, उस आंदोलन में भाग लेने लगे। फ्रांस में राजशाही की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा एक साथ फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, है ना। ये जो है फ्रांस में राजशाही सुरक्षा के लिए जो है कौन कौन, ऑस्ट्रिया और प्रशा एक साथ किस पे, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसी सैनिक एवं स्वयं सेवक इसे यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग मानकर, है ना, राष्ट्रभक्ति का गीत कौन, मार्सिले गाते हुए इस युद्ध में शरीक हुए, है ना। इसमें क्या किए, जो फ्रांसीसी सैनिक एवं स्वयं सेवक थे, है ना, इसे यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग मानकर राष्ट्रभक्ति गीत, कौन, जो राष्ट्रभक्ति गीत है कौन, मार्सिले, गाते हुए इस युद्ध में शरीक हो गए। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। और ये जो है मार्सिले, ये फ्रांस का क्या बन गया, फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। क्या बन गया, राष्ट्रगान। हमारे देश के राष्ट्रगान क्या है बुआ, जन गण मन अधिनायक की जय। और इस जो है हमारे देश के राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक की जय है ना। इसको जो है कौन लिखे हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। और एक रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं एक और देश के राष्ट्रगान को लिखे हैं, बांग्लादेश, अमार सोनार करके ऐसे बोल है उसका, ठीक है, याद रखिएगा। यही रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए थे। यही वह व्यक्ति हैं सबसे पहले, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। किसकी, महात्मा की, है ना, महात्मा की उपाधि दिए थे, है कि नहीं। आज जो है एक और दो लाइन और है। उसके बाद में फ्रांस से राष्ट्रवाद की भावना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक जो है पहुंची। उसके बाद में है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। क्या किया, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया, राष्ट्र के प्रति अपने जो है प्रेम को दिखाया। यही जो है फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। आज जो है इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, है ना। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, है ना। और ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, ज्ञानदीप पाठशाला को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।